मेरा नाम वलीद है और मैं रावलपिंडी का रहने वाला हूँ। मैं अपने माँ बाप का एक ही बेटा था और अम्मा अब्बा का बहुत लाडला था। मेरे अब्बा तो मुझसे बहुत ही मोहब्बत करते थे, मेरा ख्याल रखते थे। जब मेरी अम्मा का इंतकाल हो गया तो फिर उसके बाद अब्बा ने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि वो अम्मी से बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने पसंद की शादी की थी, इसीलिए उनके जाने के बाद अब्बा ने किसी दूसरी औरत को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी। अलबत्ता खानदान वालों ने उन्हें दूसरी शादी पर बहुत जोर भी दिया था, मगर अब्बा ने इनकार कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी बाकी की सारी जिंदगी मेरी परवरिश और तरबियत में लगा दी। उनकी दुनिया तो मुझ तक महदूद होकर रह गई थी। मैं ही उनके लिए सब कुछ था। मेरे लिए भी मेरे अब्बा सब कुछ थे। अम्मा के बाद उन्होंने मुझे अम्मा की कमी महसूस नहीं होने दी थी। वक्त इसी तरह गुजरता जा रहा था। मेरे अब्बा की शहर के बीच में कपड़े की दुकान थी, जो कि बहुत ज्यादा चलती थी। हमारी आबाई गांव में कुछ जमीनें भी थी, वहां से भी हर साल अच्छी खासी रकम आती थी। इस तरह से माली हालात से हम लोग एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। घर में किसी चीज की कमी ना थी। इसीलिए अम्मा के इंतकाल के बाद गांव से भी मेरे अब्बा के लिए बहुत सारे रिश्ते आए, क्योंकि सभी लोग हमारे घर से और सभी चीजों से मुतासिर थे। मगर अब्बा ने सबको इनकार कर दिया और मेरी हर ख्वाहिश को मेरे कहने से पहले पूरा करते थे। मुझे पढ़ने लिखने का बेहद शौक था। मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था, जबकि मेरे सभी दोस्तों का, जानने वालों का यही कहना होता था कि मैं बिला वजह पढ़ाई पे अपना दिमाग खर्च करता हूँ और इतनी मेहनत करता हूँ। मेरे अब्बा का बहुत सारा कारोबार है संभालने के लिए और आगे मुझे यही सब तो संभालना है। इतना सब कुछ होने के बावजूद मुझे क्या जरूरत है इस तरह से मेहनत करने की। बना बनाया सारा कारोबार मुझे मिल जाएगा। लेकिन मेरी सोच उन सब लोगों से अलग थी। ये सब कुछ मेरे अब्बा ने खुद अपनी मेहनत से बनाया था, इसमें मेरा कुछ हाथ नहीं था। जबकि मुझे अपनी जिंदगी में अपने बलबूते पर कुछ करना था और इसीलिए मेरी सारी तवज्जो अपनी पढ़ाई पर थी। अभी कारोबार में अब्बा के साथ मैं दुकान पे चला जाता था ताकि वहां का हिसाब किताब देख सकूं, और अब्बा के कहने पे ही उनके साथ जाता था। वो छुट्टी के दिन मुझे ले जाते थे। पूरा दिन मैं अब्बा के साथ ही गुजारता था। वक्त इसी तरह से गुजर रहा था। फिर अब्बा की तबीयत खराब रहने लगी। कुछ दिनों तक दुकान बंद कर दी गई। मैंने भी अपने सारे काम छोड़ दिए। मैं भी अब्बा की देखभाल में लग गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से अब्बा की दुकान मैंने संभालना शुरू कर दी। मैं साथ साथ पढ़ाई भी करता रहा और अब्बा के साथ काम में भी हाथ बटाता था, क्योंकि अब्बा बीमार रहते थे। इतना काम अकेले नहीं संभाल सकते थे। तकरीबन 2 साल इसी तरह मैंने अपने अब्बा के साथ मिलकर काम किया। उस दुकान को चलाया, जो कि अब और भी ज्यादा अच्छे तरीके से चलने लगी। लेकिन फिर जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया, और अम्मा की तरह अब्बा भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ के चले गए। अब्बा का इंतकाल मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि अम्मा के जाने के बाद मैं सबसे ज्यादा करीब अब्बा के रहा था। ना तो मेरे ज्यादा दोस्त थे, अब्बा ही मेरे दोस्त थे, मेरा सब कुछ थे। अब वो भी मुझे छोड़ के चले गए। उनके जाने के बाद मैं तन्हा रह गया था। मेरा ज्यादातर वक्त अकेले गुजरता। मैं घर में बैठ के घंटों अब्बा को याद करता रहता। फिर बड़ी मुश्किलों से मैंने अपने आप को संभाला। एक तो काम और ज्यादा बढ़ गया था, और अब्बा के जाने के बाद क्योंकि मैं अकेला रह गया था, इसलिए मेरे लिए सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल था। मुझे अपनी पढ़ाई पे और बाकी चीजों पे भी ध्यान देना होता था। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। इसीलिए मैंने अपने एक दोस्त के कहने पे अपने साथ एक काम करने वाले लड़के को रखने का सोचा, जो कि काम में मेरा हाथ बटा दिया करेगा। मेरे दोस्त ने मुझे एक लड़का ढूंढ के दिया। उस लड़के को मैंने काम पे रख लिया। मैं अपनी पूरी दुकान उसके हवाले करके खुद अपने कामों में लग जाता था, दुकान से चला जाता था। उस लड़के को 1 महीना हो गया था दुकान पे काम करते हुए, लेकिन उस 1 महीने में मुनाफा होने के बजाय मुझे नुकसान हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है, क्योंकि दुकान तो पहले की तरह ही अच्छी चल रही थी, तो फिर पैसों में इतना नुकसान क्यों हो रहा था। जिस लड़के को मैंने काम पे रखा हुआ था, मुझे उस पे शक होने लगा। पहले तो मैं मुतमईन था कि मेरे दोस्त ने उसे यहाँ भेजा है, उसके भरोसे का लड़का है, तो ऐसी कोई हेरा फेरी मेरे साथ नहीं करेगा। लेकिन अब जब मुझे वाज़ेह तौर पे इस बात का यकीन हो गया था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, तो मैंने उस लड़के पे नजर रखने का सोचा। एक दिन इसी तरह से मैंने उसे ये कहा कि आज मैं दुकान पे नहीं आऊंगा, इसलिए उसे ये सारा काम संभालना है, क्योंकि मुझे अपने किसी काम से दूसरे शहर जाना। मैंने उससे ये सब कुछ जानबूझ के कहा था ताकि मैं उसे रंगे हाथों पकड़ सकूं, और फिर वैसे ही हुआ। उससे मैं ये कह के 2 घंटे बाद ये अचानक दुकान पे पहुंच गया और सारा मामला खुल के मेरे सामने आ गया। लड़के को मैंने काम पे रखा था। मेरी गैर मौजूदगी में वो ना सिर्फ पैसों की हेर फेर करता था, बल्कि कपड़े की हेर फेर भी करता था, और उस दिन वो लड़का रंगे हाथों पकड़ा गया था। मैंने यही सोचा था कि मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा, लेकिन उसने मेरे आगे हाथ जोड़ने शुरू कर दिए, ये कहते हुए कि वो गरीब है,
गुर्बत के हाथों मजबूर होकर उसने ये सब कुछ किया है, मगर मैं मजीद उससे काम पे रखने का सोच भी नहीं सकता था। इसलिए मैंने उसे इस काम से निकाल दिया और उसके बाद दोबारा से सारा बोझ मेरे ऊपर आ गया। अब मैं किसी अनजान इंसान पे इस तरह से भरोसा भी नहीं कर सकता था। जो कुछ उस लड़के ने मेरे साथ किया था, क्या यकीन था कि नया आने वाला भी सब कुछ यही करे। मैं कभी भी अपने अब्बा के कारोबार को इस तरह से नुकसान में जाता हुआ नहीं देख सकता था, जबकि खुद हर वक्त दुकान पे मौजूद रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मुझे किसी भरोसेमंद लड़के की जरूरत थी जो कि पूरी ईमानदारी से यहाँ पे काम करता। मैंने अपनी दुकान पे लिख के लगाया हुआ था कि यहाँ पे मुझे एक काम करने वाले लड़के की जरूरत है। मेरे पास दिन में 5 से 6 लड़के तो आ ही जाते थे, लेकिन उनमें से किसी को देख के मुझे ये नहीं लगता था कि मुझे उन पे भरोसा करना चाहिए। फिर एक दिन मैं अपनी दुकान में काम कर रहा था जब मेरे पास एक लड़का आया जो कि बहुत ही दुबला पतला था, उम्र में भी काफी छोटा लग रहा था। उस लड़के ने आके मुझसे ये कहा कि उसे काम की जरूरत है। मैंने बाहर इश्तिहार लगाया है और उसको पढ़ के वो यहाँ आया है। पहले तो मैंने लड़के को गौर से देखा, जबकि मेरे देखने पे वो लड़का इधर उधर देखने लगा। उसकी सेहत को देखते हुए मुझे ये लगा कि वो इतना ज्यादा काम अकेले कैसे संभालेगा। मैंने उससे साफ और वाज़ेह अल्फाज में बात की कि मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो भाग भाग के सारे काम करे और अच्छे से इस काम को संभाल ले। क्या वो ये सब कुछ कर लेगा? तो उस लड़के ने मुझे हर तरह से यकीन दिलाया कि वो बहुत अच्छे तरीके से हर काम को संभाल लेगा। मैं उसे एक मर्तबा मौका दे दूं, मुझे उससे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। जाने क्यों मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो लड़का मेरे साथ कोई धोखा या फ्रॉड नहीं करेगा। उसे वाकई काम की जरूरत थी और इसीलिए वो काम करने के लिए आया था। मैंने बिना कोई और सवाल किए उसे काम पे रख लिया। इसके साथ ही मैंने उसे सख्ती से समझा दिया कि मेरे साथ धोखा करने के बारे में वो सोचे भी ना। अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसे जेल भिजवा दूंगा और ये समझने की गलती बिल्कुल ना करे कि मेरी उस पे नजर नहीं है। मैं यहाँ पे मौजूद नहीं भी होऊंगा तो भी मेरी उस पे नजर होगी, इसलिए अपना काम पूरी ईमानदारी से करे। और अगर वो अपना काम अच्छे तरीके से ईमानदारी से करेगा तो मैं अपनी खुशी से खुद उसे पैसे दे दिया करूंगा। मेरी सारी बातों को उसने अच्छे तरीके से समझ लिया था। फिर इसी तरह से मैंने उस छोटे से लड़के को काम पे रख लिया। एक हफ्ते में ही मुझे अंदाजा हो गया कि मैंने एक ठीक फैसला किया है। उसकी सेहत को देखते हुए जो मैंने ये सोचा था कि पता नहीं वो सारा काम संभाल भी पाएगा या नहीं, लेकिन उस लड़के ने तो बहुत ही अच्छे तरीके से सारे काम को संभाल दिया था। वो लड़का बेशक उम्र में छोटा था, लेकिन बहुत ही समझदार और फुर्तीला था। मिनटों में अपना सारा काम निपटा लेता था। मैं कोई भी काम उसके जिम्मे लगाता वो वक्त से पहले ही वो कर देता था। और एक हफ्ता उसने मेरे साथ कोई बेईमानी या धोखा नहीं किया था। मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने अब उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया। अब मैं सारा काम उसे समझा के खुद अपने कामों को निपटाने के लिए चला जाता, जबकि वो दुकान को अकेले ही संभालता था। उसकी समझदारी देख के तो मैं भी हैरान था। अब दुकान पहले से भी ज्यादा अच्छे तरीके से चलने लगी थी। मैं तो बहुत खुश था। मैंने उस लड़के की तनख्वाह भी बढ़ा दी थी। अब जबकि दुकान पे और ज्यादा काम बढ़ गया, इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं उसकी मदद के लिए 1-2 और लड़कों को रख लूं, क्योंकि मेरा तो ज्यादा वक्त बाहर गुजरता था और उस अकेले के लिए सब कुछ संभालना काफी मुश्किल था। मुझे इस बात का अच्छे तरीके से एहसास था। मुझे उस पे पूरा यकीन था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना किसी एक लड़के को और रख लेता हूँ। ऐसे में मुझे किसी किस्म की परेशानी भी नहीं होगी। ये लड़का सब कुछ खुद ही संभाल लेगा और नए आने वाले लड़कों पे भी नजर रखेगा। जैसे मैंने नए लड़के को दुकान पे रखने की बात की तो वो लड़का मेरी बात सुन के घबरा गया। उसने फौरन से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि उसे काम से कोई मसला नहीं है, वो सब कुछ खुद ही संभाल लेगा। मुझे जो भी करवाना है मैं उसे कह दूं, वो कर देगा, लेकिन मुझे किसी और को रखने की जरूरत नहीं है। उसकी इस बात ने मुझे हैरान कर दिया था। जहाँ पे काम करने वाले मुलाजिम ये कहते हैं कि उन्हें कम से कम काम करना पड़े और वो खुद अपने मालिक से ये कहते हैं कि उनकी मदद के लिए किसी को रखवा दे, मगर यहाँ तो बात ही उल्टी थी। मैं खुद उस लड़के की मदद के लिए एक लड़का रखने की बात कर रहा था तो वो इनकार कर रहा था। मुझे कुछ बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसके कहने पे मैंने उसकी बात मान ली। अब मैं कोशिश करता था कि मैं खुद अपनी दुकान को वक्त दिया करूं, इसीलिए मैं आधा दिन यहीं पे गुजारता था, फिर चला जाता था। जब भी मैं यहाँ पे मौजूद होता था, दोपहर को खाने का वक्त होता था तो मैं उसे अपने साथ खाने पे बुलाता था। तो वो लड़का खामोशी से दुकान के साथ बने छोटे से कमरे में चला जाता था, जो कि काम करने वालों के आराम के लिए और खाना खाने के लिए बनाया गया था, और वहां पे अपने घर से लाया हुआ खाना खामोशी से बैठ के खाने लगता था। उस लड़के ने कभी मेरे साथ बैठ के खाना नहीं खाया था। जब मैं उससे कोई बात करता तो वो बस मेरी बात का ही जवाब देता था। कभी उसने मुझसे ज्यादा बात भी नहीं की थी। मुझे उसकी खामोशी बहुत अजीब लगती थी कि आखिर वो ज्यादा बात क्यों नहीं करता। अगर मैं उसके घर के बारे में पूछता तो वो बस यही कहता कि वो और उसकी माँ रहते हैं, उसके अब्बा का इंतकाल हो गया है, घर में कोई और नहीं है।
इसलिए उसे मजबूरी में काम करना पड़ रहा है ताकि वो अपना और अपनी माँ का गुजारा कर सके। वक्त इसी तरह से गुजर रहा था। उस लड़के को मेरी दुकान पे काम करते हुए 2 महीने गुजर गए थे। फिर ईद का सीजन चल पड़ा। अब तो दुकान पे काफी ज्यादा रश होने लगा था। हम लोग शाम को भी देर तक दुकान खोल के रखते थे। रमजान का महीना था, इसीलिए मैंने एक रोज अपने घर पर अफ्तारी का एहतमाम करवाया। मैं हर साल ये अफ्तारी का एहतमाम करवाता था, जिसमें सभी करीबी दोस्तों को बुलाता था। इसके साथ ही गरीब लोगों में और मोहल्लेदारों में भी अफ्तारी तकसीम करवाता था। मैंने अपने सब दोस्तों को घर पे बुलाया हुआ था, तो इसलिए मैंने दुकान पे काम करने वाले लड़के अली को भी अपने घर अफ्तारी पे बुलाया। जैसे ही मैंने उससे ये कहा कि मेरे घर पे अफ्तारी है, मेरे सब दोस्तों को मैंने बुलाया है, तो शाम को वो भी मेरे साथ चले, तो उसने फौरन मना कर दिया, ये कहते हुए कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे बहुत हैरत हुई उसकी बात सुन के। जाने कि मुझे ऐसा लगता था कि वो लड़का बात करने से या मेरे कहीं आने जाने से कतराता था। ऐसी भी क्या बात थी, मैं भी उसी की तरह एक लड़का ही था। हाँ, मैं उससे कुछ बड़ा जरूर था, लेकिन मैंने कोई उसको नुकसान तो नहीं पहुंचाया था कि वो इस तरह से मेरे साथ जाने पे घबरा जाता था। मगर मैंने भी आज सोच लिया था मैं उसे अपने साथ लेके ही जाऊंगा, इसलिए मैंने उसे यही कहा कि जाना तो उसको मेरे साथ पड़ेगा। ऐसे में वो इनकार नहीं कर सकता। शाम को मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा और आज उसकी छुट्टी भी मैं जल्दी कर दूंगा, क्योंकि ये पूरा महीना उसने बहुत मेहनत से काम किया था। उसके लाख इनकार के बावजूद भी मैं जबरदस्ती उसे अपने साथ घर ले आया। जैसे ही मैं घर के दरवाजे पे पहुंचा तो सारे इंतजाम तकरीबन मुकम्मल हो चुके थे। मेरे दोस्त भी वहीं पे बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने पहले जाके सारे इंतजाम मुकम्मल किए। अब मैं दुकान पे उसी लड़के को लेने के लिए आया था और चंद एक और जरूरी काम थे जो मुझे करने थे। तो वो सामने मेरे दोस्तों को देख के वहीं पे रुक गया। मैंने उसे साथ चलने का कहा, उसने जाने से इनकार कर दिया। मुझे लगा वो शायद थोड़ा सा शर्मीला है, इसीलिए मेरे दोस्तों को देख के आगे नहीं आ रहा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लाने लगा। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने एक मर्तबा चौंक के उसकी तरफ देखा तो उस लड़के ने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की। न जाने क्यों मुझे आज कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इतने में मेरे दोस्त ने मुझे आवाज दी। इससे पहले कि मैं कुछ पूछता या कोई और बात करता, वो मेरा हाथ छोड़ चुका था। मैं अपने दोस्त की तरफ चला गया और फिर वो लड़का मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। अगले दिन जब वो दुकान पे आया तो मैंने उससे पूछा। कहने लगा उसकी माँ का फोन आ गया था, उसकी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो वापस अपने घर चला गया था। मगर मुझे एक अजीब सी उलझन होने लगी थी। इसके साथ ही तजस्सुस भी होने लगा था, वो राज जानने का जो वो मुझसे छुपा रहा था। मुझे ऐसे लगता था कि कोई ऐसी चीज है जिससे मैं अनजान था। जो कुछ जाहिर था, नजर आ रहा था, वो सब कुछ सच नहीं था। यकीनन इसके पीछे कोई और भी राज छुपा हुआ था। आखिर वो लड़का मुझसे क्या छुपा रहा था? मैंने बहुत मर्तबा जानने की कोशिश भी की, लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं जान पाया। फिर मैं अपने जाती कामों की वजह से कुछ मसरूफ हो गया, इसलिए मैंने इस बारे में ज्यादा छानबीन नहीं की। मेरी डिग्री मुकम्मल हो गई थी, इस बात पर मैं बेहद खुश था। अब मेरी पढ़ाई का सिलसिला तो खत्म हो गया था और मुझे अपना एक नया कारोबार शुरू करना था, जिसके लिए पहले मुझे बहुत सारे काम करने थे। मैं उन्हीं सारे कामों को करने में लगा हुआ था। एक दिन इसी तरह से मेरे पास कुछ वक्त था तो मैंने दुकान पे चक्कर लगाया कि देख सकूं कि काम कैसा चल रहा है। उस दिन जब मैं दुकान पे आया तो उस दिन हम लोग इसी तरह से काम कर रहे थे जब दुकान पर एक गाहक आया। उस गाहक की नजर जैसे ही मेरे दुकान पे काम करने वाले लड़के पे पड़ी तो वो उसे गौर गौर से देखने लगा। मैं उस आदमी का देखना बहुत गौर से देख रहा था कि आखिर वो क्या जानने की कोशिश कर रहा है। वो बार बार उस लड़के को काम कहता, कभी कुछ लाने को तो कभी कुछ लाने को। वो उस लड़के की एक एक बात को नोट कर रहा था, उसके बोलने के अंदाज को, जैसे वो कुछ जानने की कोशिश कर रहा है। उसका लहजा बहुत ही अजीब था। मुझे भी ये बात काफी अजीब लगी। आज से पहले मैंने अपनी दुकान पे ऐसा कोई ग्राहक नहीं देखा था। फिर वो उस लड़के से अजीब किस्म के सवाल करने लगा। वो कहाँ रहता है, कहाँ से आया है। इन सारी बातों से वो लड़का घबराने लगा। मुझे ये सब कुछ अच्छे तरीके से समझ आ रहा था, इसलिए मैंने आगे बढ़ के उस ग्राहक से बात सुनने की कोशिश की। मैं उस ग्राहक के पास गया। मैंने उससे पूछा कि आप मुझे बताएं आप क्या खरीदना चाहते हैं। जब उस ग्राहक ने उस लड़के की तरफ इशारा करके ऐसी बात कही कि मेरे होश उड़ गए। मैंने फौरन पलट के उस लड़के की तरफ देखा जो कि भाग के उस छोटे से कमरे में चला गया था जिसे हमने अपने आराम के लिए बनाया था। उस कमरे का दरवाजा उसने अंदर से बंद कर लिया, जबकि वो ग्राहक जोर जोर से बोलने लगा। कहने लगा उसे बाहर निकालो और वो उसे अपने साथ लेके जाएगा। उस आदमी का कहना था कि जिस लड़के को मैंने लड़का समझ के अपनी दुकान पे काम पे रखा हुआ है, हकीकत में वो लड़का नहीं है बल्कि एक लड़की है और मुझे बेवकूफ बना रही है।
ना सिर्फ मुझे बल्कि जाने कितने ही लोगों को उसने बेवकूफ बनाया है। वो घर से भागी हुई लड़की है और वो उसकी रिश्तेदार है और वो लोग कब से उसे ढूंढ रहे हैं। अब मिल गई है तो वो उसे अपने साथ लेके जाएगा। उसने कहा कि मैं क्योंकि दुकान का मालिक हूँ इसलिए मैं उसे उस कमरे से बाहर निकालूं, और अगर मैंने ऐसा ना किया तो वो यहाँ पे लोगों को जमा कर लेगा। उस आदमी की बात से तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। इतनी बड़ी बात उसने मुझे बताई थी। दूसरा, उस लड़के ने या लड़की ने, वो जो कोई भी था, उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। अब वो बाहर निकलने पर राजी नहीं थी, जबकि वो ग्राहक भी यहाँ से जाने पे तैयार नहीं था। लेकिन मैं बिना किसी तस्दीक के, छानबीन के, किसी को भी ऐसे किसी के हवाले कैसे कर सकता था। इसलिए मैंने उस आदमी से ये कहा कि वो यहाँ से चला जाए। वो लड़का है या लड़की है, जो कोई भी है, और उसका उससे जो कोई भी ताल्लुक है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। अभी इस वक्त वो मेरी दुकान पे काम करता है, इसलिए वो मेरी जिम्मेदारी है। ऐसे में मैं उसे किसी के साथ नहीं भेज सकता। अगर उसने उसे अपने साथ लेके जाना है तो उसके घर से उसे लेके जाए। यहाँ पे कोई भी तमाशा करने की जरूरत नहीं है। मगर वो आदमी तो अपनी बात से पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। उसने जैसे तैसे करके दरवाजा खोल दिया। जब वो लड़का एक कोने में खड़ा डर से पीछे पीछे हो रहा था, उसकी आंखों में डर वाज़े तौर पर देखा जा सकता था। उस आदमी ने बेरहमी से उसका बाजू पकड़ा, उसे अपने साथ कमरे से बाहर लेके आया। इससे पहले कि वो उसे दुकान से बाहर लेके जाता, और उस लड़के ने, जो कि उस आदमी के कहने के मुताबिक एक लड़की थी, उसने जोर से मेरा बाजू पकड़ लिया। और जो बात उसने कही उसे सुन के मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। इसका मतलब वो आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा था। वो वाकई में एक लड़की थी। उसने मुझे अपनी मदद के लिए कहा और ये कहा कि मैं उसे बचा लूं। वो उस आदमी के साथ नहीं जाना चाहती। लड़कियों वाली आवाज सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब ये था कि वो वाकई में मुझसे झूठ बोल के यहाँ पे काम कर रही थी। मगर मैं जानना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया। मैंने उस लड़की का बाजू पकड़ के उसे अपने पीछे किया और उस आदमी से यही कहा कि वो उसे यहाँ से नहीं लेके जा सकता, और अगर उसने ऐसी कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस की धमकी सुन के वो आदमी खामोशी से चला गया, लेकिन जाते हुए वो लड़की को धमकियां दे रहा था कि वो जितना भी छुप ले, वो उसे ढूंढ निकालेंगे और उसे अपने साथ लेके ही जाएंगे। आज तो मैंने उसे बचा लिया है, लेकिन उन्हें अब क्योंकि पता चल गया है कि वो यहीं पे है, तो वो उसे अपने साथ लेके ही जाएगा। मुझे तो अभी तक ये कहानी समझ में नहीं आ रही थी, मगर मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला था। मुझे पहले उस लड़के पे थोड़ा बहुत शक था। जब उस दिन मैंने उसका हाथ पकड़ा था, उसने हाथ छुड़वा लिया था, उसके बाद जिस तरह से वो मुझसे कतराता था, अब मुझे सब कुछ समझ आने लगा था। उस आदमी के जाने के बाद मैं उस लड़की को अपने साथ कमरे में ले आया, जो मुसलसल मुझसे यही कह रही थी कि मैं उसकी मदद करूं। मैंने उससे कहा कि वो मुझे सब कुछ सच सच बताए। अगर मुझे सब कुछ सच बताएगी तब मैं उसकी कोई मदद करूंगा। इस बार वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। उसने ये सब कुछ क्यों किया? वो वाकई अपने घर से भाग के आई है, और अगर उसने ऐसा किया था तो क्यों किया था? जबकि उस लड़की का कहना था कि वो मुझे शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बता देगी, लेकिन मैं उसे उस शख्स के हवाले ना करूं। वो मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी। मुझे उसकी हालत देख के बहुत दुख हो रहा था। उससे हमदर्दी भी हो रही थी। उस लड़की ने मुझे अपने साथ अपने घर चलने का कहा। मैं भी इस हकीकत को जानने के लिए उसके साथ उसके घर चल पड़ा। वहां जाकर देखा तो एक बूढ़ी सी औरत जो चारपाई पर बैठी अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। उस लड़की ने बताया कि ये उसकी माँ है। वो और उसकी माँ दोनों वहां से भागकर जरूर आई हैं, लेकिन इसके पीछे जो मैं सोच रहा हूँ वो वजह नहीं है। और फिर उसने मुझे शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बताई। उस लड़की का कहना था कि वो लोग यहाँ से काफी फासले पे एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। वहां पे उनका एक छोटा सा घर था जहाँ पे वो बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। उसके अब्बा की जमीन थी, उसके अब्बा वहां काम करते थे। उनके गांव में लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं थी, बल्कि उनके खानदान में ही लड़कियों को लेके बहुत ही अजीबो गरीब किस्म के रस्मो रिवाज थे, जो कि उसके अब्बा बिल्कुल भी नहीं मानते थे। उन्होंने अपनी बेटी को बुनियादी तालीम दिलवाई थी, जिसपे सब लोगों ने बहुत एतराज किया था, मगर उसके अब्बा ने अपनी इकलौती बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा किया। उन माँ बेटी की जिंदगी तब तक अच्छी थी जब तक उनका सरबराह जिंदा था। जब तक उस लड़की का बाप जिंदा था तब तक तो वो वहां पे महफूज थी। उसका बाप उन दोनों के लिए सबसे लड़ जाता था, लेकिन उसके बाप के मरने के बाद सब लोग उनके पीछे पड़ गए। उसके अब्बा की जमीन पे उसके चचा और ताया ने कब्जा कर लिया, जबकि उसके ताया उस लड़की की शादी अपने बेटे से करवाना चाहते थे ताकि उन लोगों का घर भी छीन सके। और वैसे भी वो लड़की देखने में खूबसूरत थी, कम उम्र थी, सलीकामंद थी और पढ़ी लिखी थी, इसलिए वो अपने बेटे की शादी उससे करवाना चाहते थे।
और उनका बेटा जो कि पहले से ही अपनी 2 बीवियों को तलाक दे चुका था। इंतहाई सरफिरा इंसान, हर बुरे काम में उसका हाथ जरूर होता था। ऐसे में वो किसी ऐसे जंगली दरिंदे से शादी कैसे कर सकती थी जो सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत हासिल करना चाहता था। उन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसके ताया ने जबरदस्ती शादी करवाने का फैसला कर लिया था। उनके लाख इनकार करने पे भी किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, और उसके ताया ने उन दोनों माँ बेटी की मर्जी के खिलाफ अपने बेटे की मंगनी का ऐलान कर दिया। पूरे गांव में ये बात फैला दी कि वो लड़की उनके बेटे की मंगेतर है और चंद ही दिनों में उनकी शादी भी है। ना सिर्फ ये ऐलान किया गया था, बल्कि उन्होंने अपने उस आवारा बेटे के साथ इस लड़की की शादी भी तय कर दी, जो उम्र में उससे ना जाने कितने साल छोटी थी। इसीलिए उन माँ बेटी ने घर से भागने का इरादा किया, और फिर वो रात के अंधेरे में सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे भाग आई थी। फिर उस लड़की ने लड़का बन के मेरी दुकान पे काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर वो लड़की बन के कहीं काम करती तो एक तो उसके रिश्तेदार उसे ढूंढ लेते, और दूसरा उसे कोई भी इस तरह से काम ना देता और लोग उसे तंग करते। इसलिए उसने ये सब कुछ किया था। लेकिन वो लोग अब यहाँ भी पहुंच गए हैं। उसकी ये कहानी सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ। वो लड़की देखने में वाकई बहुत खूबसूरत थी, जबकि उसकी माँ का कहना था कि मैं उन लोगों की मदद करूं, उन्हें उन लोगों से बचा लूं, वो उसकी बेटी की जिंदगी खराब कर देंगे। उसकी माँ का कहना था कि वो लोग बहुत ही बुरे हैं, बहुत जालिम है, और वो किसी भी हद तक चले जाएंगे। ना सिर्फ उनकी बेटी के साथ वो ये सब कुछ कर रहे थे, बल्कि गांव में हर लड़की के साथ यही किया जाता था। जबरदस्ती उसकी शादी किसी से भी कर दी जाती थी, मगर जब तक वो जिंदा है वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देंगी। मैं परेशान हो गया कि अब मैं उन दोनों के लिए क्या कर सकता था। मुझे कुछ समझ में ना आया, इसलिए मैंने उन दोनों को अपने साथ चलने का कहा, क्योंकि यहाँ पे तो मैं रुक नहीं सकता था और इस तरह उन्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकता था, क्योंकि उन लोगों को पता चल चुका था, और जिस तरह से इन लोगों ने बताया था वो लोग बहुत जल्दी इन्हें यहाँ पे ढूंढ लेते और फिर शायद जबरदस्ती इन्हें अपने साथ भी ले जाते। इसीलिए मैं इन्हें अपने साथ अपने घर ले आया, मगर उन्हें मैं यहाँ पे भी इस तरह से नहीं रख सकता था। अगर वो लोग यहाँ आ जाते तो जबरदस्ती उन्हें यहाँ से भी अपने साथ ले जा सकते थे, क्योंकि मेरा उन पे कोई हक नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जब मैंने अपने एक दोस्त से मशवरा किया, जो कि पेशे से वकील था, मैंने उसे सारी हकीकत बताई, तो उसने मुझसे यही कहा कि अगर मुझे इस मसले का हल निकालना है तो इसका हल यही है कि मैं खुद उस लड़की से शादी कर लूं। इस तरह वो मेरी बीवी बन जाएगी और कोई भी उसे यहाँ से नहीं ले जा सकेगा। वैसे भी जब मेरी उससे शादी हो जाएगी तो फिर तो सारी बात ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो लोग उस लड़की की शादी जबरदस्ती करवाना चाहते हैं, और जब वो मेरी बीवी होगी, मेरे निकाह में होगी, तो ऐसे में उसकी शादी कहीं और कैसे होगी। उसकी ये बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं ऐसे कैसे किसी लड़की से शादी कर लेता। न जाने उसकी माँ और वो लड़की मेरे बारे में क्या सोचती। मुझे इस बात पे कोई एतराज नहीं था, वो लड़की मुझे अच्छी लगने लगी थी। मैंने घर आकर उस लड़की की माँ को सब कुछ बता दिया, उसे यही कहा कि अब इसका हल यही है, तो अगर उन्हें ये रिश्ता मंजूर है तो मुझे इस बात पे कोई एतराज नहीं है। मैं उनकी बेटी को इज्जत से इस घर में रखूंगा और उसकी हर जरूरत को पूरा करूंगा। मेरी ये बात सुनकर उन्होंने तो फौरन हाँ कह दी। यही कहा कि वो भी यही सोच रही थी, लेकिन उन्होंने ये कहा नहीं था, ये सोचते हुए कि न जाने मैं उनके बारे में क्या सोचूं। तो मैंने ही उनके दिल की बात कह दी। वो मेरे जैसा ही लड़का अपनी बेटी के लिए चाहती थी, और उन्हें भला इस रिश्ते पे क्या एतराज होगा। फिर मैंने उस लड़की से निकाह कर लिया, जो मेरी दुकान पे लड़का बन के नौकरी करती थी, और फिर मेरा उससे एक मजबूत रिश्ता जुड़ गया। जब उसके रिश्तेदारों को पता चला कि वो मेरे घर में है, तो वो लोग यहाँ पे आए भी थे, मगर जब मैंने उन्हें बताया कि वो लड़की तो अब मेरी बीवी है, तो वो लोग खामोश हो गए। अब उनके पास उसे लेके जाने का ना तो हक था, ना ही कोई वजह थी, इसलिए वो लोग खामोशी से वापस चले गए। मैं अपनी बीवी के साथ अपनी जिंदगी में खुश रहने लगा। उस लड़की ने जिस तरह से मेरी दुकान को अच्छे तरीके से संभाला था, वैसे ही उस लड़की ने मेरे घर को भी अच्छे तरीके से संभाल लिया। उसकी वालिदा भी हमारे साथ ही रहने लगी, जिन्हें मैंने अपनी ही माँ बना लिया था, क्योंकि मेरे अपने वालिदैन तो मुझे छोड़ के जा चुके थे। माँ तो बचपन में ही चली गई थी। उन्होंने मुझे माँ की मोहब्बत दी। उनके साथ रहते हुए मैंने ये महसूस किया कि माँ क्या होती है। मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई, मुझे सारे रिश्ते मिल गए। मैं अपनी जिंदगी से बेहद खुश था। अपनी बीवी से भी यही कहता था कि अगर वो चाहे तो दोबारा से मेरे साथ दुकान पे काम करना शुरू कर सकती है, और वो मेरी बात सुन के मुस्कुराने लगती थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने अपना नया कारोबार शुरू किया, जिसपे मुझे बहुत ज्यादा तरक्की मिली, और ये शायद इसी वजह से था क्योंकि मेरे घर में 2 लोगों का इजाफा हो गया था। और जब कोई किसी के घर में आता है तो अपना रिस्क साथ लेके आता है। मेरी तन्हाई भी खत्म हो गई थी,
उन लोगों को भी सहारा मिल गया था। इस तरह से हम लोग एक खूबसूरत और अच्छी जिंदगी गुजारने लगे थे जिसमें कोई परेशानी नहीं थी। जब मैंने अपनी बीवी का हक दिलवाने की कोशिश की ताकि उसके अब्बा की जायदाद भी उसे दिलवा सकूं, लेकिन मेरी बीवी का कहना था कि उसे ये सब कुछ नहीं चाहिए। उसने वो सारी जायदाद अपनी खुशी से अपने रिश्तेदारों को दे दी थी, लेकिन अपना वो घर जिसमें उन लोगों ने अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हात गुजारे थे, वो घर हम लोगों ने वापस ले लिया था और कभी कभार हम लोग वहां का चक्कर भी लगा लेते थे।